हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्त पीरियड, यानी कि गुप्त काल के बाद के जो राजवंश रहेंगे, हम उन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी कि पुष्यभूति गुप्त के पश्चात का जो शासनकाल रहेगा या जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें कुछ छोटे छोटे सामंतों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और अपने अपने वंश की स्थापना करना शुरू किया। इसी बीच कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर आक्रमण करने लगे। तो सबसे पहले आएगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात हुनों ने अपना आधिपत्य भारत के उत्तरी भाग में स्थापित किया। हुण मध्य एशिया की एक जाति थी जो भारत में आक्रमण करती रही हैं काफ़ी समय से। तो कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम पर भी इस हुण जाति ने भारत पर आक्रमण किया, पर गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भाग जिसमें गांधार और कश्मीर का क्षेत्र रहेगा, तो उस क्षेत्र पर लगभग हुनों ने 30 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद आता है दूसरा हमारा मोखरी वंश। मोखरी वंश रहेगा भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कन्नौज के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा वो मोखरी शासकों के अधीन था। फिर इसके बाद आता है मैत्रक। मैत्रक ये ईरानी थे और इन्होंने आधिपत्य कहाँ स्थापित किया? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। फिर उसके बाद आते हैं गौड़। गौड़ बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहे थे और इसका प्रमुख शासक शशांक था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश, दैट विल बी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसका स्टार्टिंग जो रहेगी वो हरियाणा के स्थानेश्वर क्षेत्र में इन्होंने अपना राजवंश स्थापित किया था और यहीं से इसने अपना पूरा साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हर्षवर्धन के समय में पूरे उत्तर भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का शासन रहेगा। तो इन सभी राजवंशों में से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं कि इसकी जानकारी के स्रोत कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पुष्यभूति डायनेसिटी। तो सबसे पहले रहेगा हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें पुष्यभूति वंश, विशेषकर हर्षवर्धन के समय के इतिहास को जानने की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद रहेगा कादम्बरी। कादम्बरी यह भी बाणभट्ट की ही रचना है और यह एक काव्य ग्रंथ है। कादम्बरी एक काव्य ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। तो सबसे पहले आ गए हमारे बाणभट्ट की दो रचनाएं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर उसके बाद आता है हमारा हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन खुद में ही एक अच्छा कला प्रेमी था, उसने भी अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं। कहा जाता है कि ये उसने किसी और की रचनाओं को अपने नाम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, पर हर्षवर्धन की रचनाएं ही मानी जाती हैं। तो वो रहेंगी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन की रचनाएं रहेंगी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसमें भी हर्षवर्धन की वर्धन वंश की डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग एक चीनी यात्री भारत आया था, तो उसका जो विवरण है उसमें हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, सोनीपत अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख वर्धन वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ बांसखेड़ा अभिलेख से एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ से हर्ष के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं कि हर्ष ने जो हस्ताक्षर किए थे वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो बांसखेड़ा अभिलेख से हर्षवर्धन के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए जानकारी के स्रोत। अब हम पढ़ते हैं वर्धन वंश के बारे में हमें अब तक क्या क्या जानकारियां मिल चुकी हैं। तो वर्धन वंश जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, तभी इसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहा जाता है। ठीक है, अब हमने अभी क्या पढ़ा, बांसखेड़ा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मधुबन अभिलेख, कुछ ऐसे ही अभिलेखों से हमें हर्षवर्धन के 4 पूर्वजों के नाम मिलते हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति थे। इसके अलावा जो हर्ष से पहले के जो राजा आए हैं, शासक रहे हैं, उनके नेम्स हमें मिलते हैं। वो रहेंगे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। अब इन सब में से प्रभाकर वर्धन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन के पिता का क्या नाम था?
आदित्यवर्धन। इनकी माता का नाम था रानी महासेन गुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन इन तीनों ने महाराज की उपाधि ली थी, पर प्रभाकर वर्धन जो पहले पराक्रमी राजा हुए हैं वर्धन वंश के, उन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। इससे पहले वाले सिंपल महाराज थे और कहा जाता है ये बहुत बड़े शासक नहीं थे, ये शायद किसी के अधीन सामंत रहे होंगे। ठीक है, तो परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक रहेंगे प्रभाकर वर्धन, और इन्होंने अपनी राजधानी स्थानेश्वर को बनाया, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र एरिया में है। ठीक है, उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती और इनकी 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राज्यवर्धन इनके उत्तराधिकारी बने, यानी कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है उस समय राज्यवर्धन को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और इस यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी सती हो जाती है। कौन सती होती है? यशोमती। यशोमती सती हो जाती है। अब आती है बात इनकी संतानों की, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजवर्धन इसके उत्तराधिकारी रहेंगे। 605 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। हर्षवर्धन राजवर्धन का छोटा भाई था और राजश्री इनकी बहन थी, और राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के शासक गृहवर्मा से। अभी हमने पढ़ा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में मोखरी वंश का शासक था, तो गृहवर्मा मोखरी वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी आती है कि कन्नौज के शासक गृहवर्मा यानी कि राजश्री के पति की हत्या कौन कर देता है? मालवा का शासक देवदत्त। ठीक है, गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवदत्त कर देते हैं और राज्यवर्धन उनसे प्रतिशोध लेते हैं और देवदत्त की हत्या कर देते हैं। क्योंकि राज्यवर्धन बहुत ही पराक्रमी शासक होते हैं तो वो देवदत्त की हत्या कर देते हैं। अब देवदत्त का एक मित्र होता है जो कि गौड़ शासक होता है, जिसका नाम होता है शशांक। ठीक है, शशांक को बुरा लगता है कि राजवर्धन ने देवदत्त की हत्या कर दी, तो वो देवदत्त की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देते हैं और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में ही। ठीक है, तो जब राज्यवर्धन की मृत्यु होती है और राजश्री को बंदी बनाया जाता है तो हर्षवर्धन उस समय केवल 16 वर्ष के होते हैं, यानी कि 606 ईस्वी में ये घटनाक्रम होता है और हर्षवर्धन जो कि अभी 16 वर्ष के ही थे उन्हें शासक बनाया जाता है। और हर्षवर्धन अपनी पराक्रमी सेना के साथ गौड़ शासक शशांक पर आक्रमण करते हैं और शशांक को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेते हैं और राजश्री को आज़ाद करवाते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि राजश्री अपने प्रति गृहवर्मा के साथ सती होना चाहती है, पर हर्षवर्धन के मना करने पर वो ऐसा नहीं करती, तो राजश्री को सती होने से बचाते हैं। और इससे पहले अपनी माँ के सती होने पर वो बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हर्ष ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रभाकर वर्धन पिता थे आदित्यवर्धन और माता थी रानी महासेन गुप्त। उपाधि इन्होंने ली थी परम भट्टारक महाराजा धीराज, राजधानी रहेगी स्थानेश्वर। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, जिन्होंने वर्धन की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। 3 संतानें थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, राजश्री के पति का नाम रहेगा गृहवर्मा, जो मोखरी के शासक यानी कि कन्नौज के शासक थे। ठीक है, कन्नौज के शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? देवदत्त के द्वारा। और देवदत्त की हत्या करते हैं राजवर्धन, और राजवर्धन की मृत्यु का देवदत्त की हत्या करते हैं राजवर्धन, और राजवर्धन से बदला लेने के लिए शशांक राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और इस सीरीज में हर्षवर्धन
फिर एक शासक के रूप में उभर कर आते हैं और शासक के रूप में हर्षवर्धन वर्धन वंश के सबसे पराक्रमी शासक साबित होते हैं। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी में और मृत्यु रहेगी 647 ईस्वी, 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनते हैं। सिचुएशन हमने पढ़ ली कि भाई की मृत्यु के पश्चात उन्हें मजबूरन शासक बनना पड़ता है। उस समय उनकी आयु राजा बनने की नहीं होती। ठीक है, अब हर्षवर्धन एक पराक्रमी राजा होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर, लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो वो वल्लभी जो कि गुजरात के क्षेत्र में था, पंजाब, बंगाल, मिथिला जो कि बिहार के क्षेत्र में था, कन्नौज जो कि यूपी में था, ठीक है, उस सब पर अपना अधिकार कर लेते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। इससे पहले स्थानेश्वर रहती है वर्धन वंश की राजधानी, पर हर्षवर्धन किसे बनाते हैं? कन्नौज को। अब उसके बाद हर्षवर्धन चाहते हैं कि अब उनका साम्राज्य किधर फैले? दक्षिण की तरफ। तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से उन्होंने युद्ध किया। और इस युद्ध का पता चलता है हमें चालुक्य वंश के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि हर्ष का और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध होता है और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर होता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्ष की पराजय होती है और इसका विवरण मिलता है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, तो ये रहा उनका युद्ध जिसमें उनकी पराजय होती है। यहाँ से अब उनके परिवार में कौन था? उनकी एक पत्नी दुर्गावती और उनके दो पुत्र होते हैं, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। अब इन दोनों पुत्रों की हत्या कौन करता है? अरुणाशव नाम का एक मंत्री होता है जो कि इन दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होता, तो हर्षवर्धन की मृत्यु होते ही वर्धन वंश का विनाश प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वर्धन वंश का समापन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हर्षवर्धन ने कौन से कार्य किए। सबसे पहले उसने दो बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए। कहाँ पर आयोजित किए? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किए? तो कन्नौज और प्रयाग में उसने बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया था। हर्षवर्धन कला का प्रेमी था और वीणा बजाया करता था। उसने कुछ नाटक लिखे जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। ठीक है, 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के हस्ताक्षर के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बांसखेड़ा अभिलेख से। यहाँ रहेगा कि प्रयाग का जो कुंभ मेला है, जो फेमस कुंभ का मेला है, वो किसने शुरू किया था? हर्षवर्धन ने प्रयाग का। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि प्रयाग की त्रिवेणी में के तट पर, 3 नदियों का संगम होगा, त्रिवेणी के तट पर एक धार्मिक मेला लगवाया करता था और अपना सारा खजाना दान कर देता था। यह एक ऐसा शासक था कि हर साल मेला लगवाता था और अपनी जितनी भी खजाना होता था सारा दान कर देता था। ठीक है, और प्रयाग का कुंभ मेला भी हर्षवर्धन ने शुरू किया। और अभी हमने पढ़ा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी हर्षवर्धन ने किया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हर्षवर्धन and important dynasties after Gupta period. Thank you. Have a nice day.